हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया के बीच में जो होगा शेफील्ड शील्ड का मैच, उसके बारे में। तो ये मैच वही कुछ न्यूट्रल जो तीन वेन्यूज़ हैं उनमें से एक पार्क 25 नंबर 2, मतलब आखिरी मैच जो ड्रीम 11 ने लिस्ट किया था शेफील्ड शील्ड का, न्यू साउथ वेल्स और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो मैच जहाँ पे हुआ था वही ग्राउंड है। तो आई होप उस मैच से आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा इस ग्राउंड के बारे में। ऑलरेडी आप देख ही सकते हैं शेफील्ड शील्ड में क्या हो रहे हैं, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के मैचेस ही क्योंकि अभी तक ड्रीम 11 ने लिस्ट करा हुआ है। तो ऑलरेडी आई होप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो आपको काफ़ी आइडिया होगी ही। आप देख ही सकते हैं कि उनकी बॉलिंग हद ज़्यादा ख़राब चल रही है। एक मैच में फिर भी एस्टन नगर ने 5 विकेट निकाले थे, उसके बाद से ऐसे यूनिट हो सकता है एक आध मैच में इन्होंने विकेट्स निकाले हों, लेकिन इंडिविजुअलिटी की कमी थोड़ी बहुत है। बैटिंग हालांकि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। उनके टॉप 4 में से जो भी बैट्समैन हैं उन सभी ने हर एक किसी ना किसी इनिंग्स में बड़ा रन ज़रूर बनाया है। नीचे से एस्टन नगर ने भी एक इनिंग्स में शतक लगाया हुआ है। तो बैटिंग जो है इनकी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, जो कि ओवर द सीज़न आता भी था, लेकिन बॉलिंग पिछले सीजनों की तरह इस बार भी काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ से अगर मैं तास्मानिया की बात करूँ, ऑन पेपर ये टीम कभी भी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। कभी भी, मतलब आपको अगर मैं बाकी के 5 टीमों की स्क्वाड दिखाऊं और इनको दिखाऊं, आपको लगेगा यही वीकेस्ट टीम है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस हर बार ही सभी को चौंका देता है। स्ट्रेंथ इनके बैटिंग में खास कुछ नहीं है, मैं अगर सही बताऊं तो। एक दो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, अगर वो अवेलेबल होते हैं तो चलिए सही चलता है, फिर भी नहीं तो बैटिंग में बहुत क्वालिटी की कमी तो है। बॉलिंग एज ए यूनिट ये काफ़ी अच्छा करते हैं और इसमें कोई दौड़ा ही नहीं है। अगर आप बॉलिंग दोनों टीमों में कंपेयर करें तो तास्मानिया ही आपको बेटर नज़र आएगी, लेकिन बैटिंग में थोड़ी बहुत इनकन्सिस्टेंसीज है, इसके वजह से इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पिछले सीज़न की बात करें तो आप देख सकते हैं तास्मानिया आगे थी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से, चौथे स्थान पर उन्होंने ख़त्म किया था। इनका भी कुछ खास नहीं था, लेकिन चलिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से बेटर था ही। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें पिछले 2 सीजनों में तो तास्मानिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दोनों ही बराबरी पर अभी खड़ी हुई है, और एक मैच हुआ है टाई। वेदर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो कि पिछले सीजन में परफॉर्म करके आए हैं। एलेक्स डुलान जो कि पिछले सीजन के हाईएस्ट रन स्कोरर थे तास्मानिया के होकर, औसत बहुत खास तो नहीं है, लेकिन जो थे ये थे। उसके बाद बाउ वेस्टर, मैथ्यू वेड, ज़्यादा मैच ये खेले नहीं थे, लेकिन जित तक खेले थे इन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस करा हुआ था। उसके बाद बेन मैक्डरमॉट, ये कुछ नाम रहे हैं। गेंदबाजी में हालांकि नंबर थोड़े ज़्यादा हैं। जैक्सन बर्ड, रायली मेरेदिथ, नेथन एलिस और इस सीजन में पीटर सिरिल भी इनके टीम के होकर जुड़ चुके हैं। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के इसे सीजन हम पहले ही बता चुके हैं। आ जाते हैं, देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, तास्मानिया की बैटिंग 80% टाइम्स यहाँ पर उतना खास कुछ रहा नहीं है, लेकिन जो चीज़ अच्छा रहा है उनके लिए वो है उनकी बॉलिंग। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करा हुआ है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, याद रखना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग साइड है, तो आप काफ़ी डोमिनेशन उनके तरफ से उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। कुछ बार तो बहुत ही कम रन पे भी उनको निपटाया हुआ है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स 350-300 के आसपास के स्कोर में ही उनको ऑल आउट भी कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा टोटल तो नहीं है ऑफकोर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तुलना में। तो देखते रहिए। आखिरी जो मैच हुआ था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था 371, जहाँ पर ग्रीन जिन्होंने धमाकेदार शतक लगाया था, और क्या कमाल के फॉर्म पे चल रहे हैं ये बंदे। मतलब रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम में भी इनका कॉल अप आ चुका है। इंडिया वाले सीरीज़ में ये T20 और जो वनडे मैच होने वाला है उसके स्क्वाड में है, तो कमाल के फॉर्म पे चल रहा है। आखिरी जो मैच हुआ था पूरा दिन इन्होंने बल्लेबाजी करी थी, तो इससे एक बल्लेबाज का जो फॉर्म है वो आप समझ ही सकते हैं। और बाकी यहाँ पर कुछ बॉलर्स थे। वेस्ट तास्मानिया की बैटिंग भी ठीक ठाक रही थी, जहाँ पर वेबस्टर का शतक था, साथ में वाकिम। बॉलिंग में पेरिस, मूडी, ये कुछ बॉलर से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दूसरे इनिंग में 253 पर निपट गई थी, जहाँ पर फिर से ग्रीन और इस बार पेरिस के साथ में रन थे। नेथन एलिस, इन्होंने 2 ही इनिंग्स में यहाँ पर धमाकेदार बॉलिंग कराई हुई थी। तास्मानिया ने यहाँ पर चेस भी कर लिया था चौथी इनिंग्स में। आकर आप समझ सकते हैं, जब चौथे इनिंग्स में टीम 60 ओवर में 235 बना रही है, वो भी 5 विकेट के नुकसान पर, तब बैटिंग कितनी अच्छी हुई है, या दूसरी तरफ से बॉलिंग कितनी बुरी हुई है, जहाँ पर डुरान, मैकडरमॉट और पेन इनके रन्स थे। तो यहाँ पर हरा दिया था आखिरी मैच में तास्मानिया ने। आप नोटिस कर सकते हैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इनका नहीं था, लेकिन एट द एंड ऑफ द रिजल्ट इनके सपोर्ट में गया, क्योंकि वही चीज़ जो हम हर बार कहते हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ख़राब रही थी, और चौथे दिन में आकर भी वो इतना अच्छा टोटल जो था 235 का, उसको डिफेंड भी नहीं कर पाए और विकेट्स भी नहीं गिरा पाए। ठीक है,
उसके बाद अगला मैच अगर हम देखें तो फिर से आप नोटिस करेंगे 337 पर निपट गए। ऐसा नहीं रन नहीं बन रहे, मैं जैसे आपको बताया 300 से 350 के आसपास स्कोर में ही मामला निपट रहा है। बैंक्रॉफ्ट, मिचेल मार्श ये कुछ रन स्कोरर्स थे। फिर से ग्रीन के यहाँ पर रन थे और याद रखना यहाँ पर नंबर 7 पे वो आए थे, एज ए बॉलर खेल रहे थे वो। तो एज ए बॉलर खेल के भी उन्होंने विकेट्स वगैरह निकाले हुए थे दोनों ही इनिंग्स में। तास्मानिया की बैटिंग 397 पर निपट गई थी, यहाँ पे इनका शतक था। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे इनिंग में अच्छी पारी खेली थी। शॉन मार्श, इनके बारे में कुछ चीज़ें मुझे बताना है, आगे मैं आपको बताता हूँ। जैक्सन बर्ड के विकेट्स और ये मैच ड्रॉ हुआ था। अगला मैच फिर से आप देखेंगे 350 के आसपास स्कोर में निपट गई वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। फिर से यहाँ पर ये कुछ बल्लेबाज थे, बार बार नाम बता के कोई फ़ायदा नहीं। तास्मानिया की बैटिंग यहाँ पर ख़राब हुई थी, जो कि आप इनसे उम्मीद रख सकते हैं। अगर इनकी कोई वीक लिंक है तो उनकी बैटिंग ही है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर भी ज़्यादा रन नहीं बना पा रही थी, 283 फॉर 8 और डिक्लेयर दे दिया। और तास्मानिया ने यहाँ पर 454 का टारगेट था, लेकिन 402 तक वह पहुँच चुके थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जीत नहीं पाए। अगला मैच यहाँ पर फिर से तास्मानिया की बैटिंग थोड़ी सी ख़राब रही। ग्रीन यहाँ पर विद द बॉल काफ़ी काम पे आए थे। ग्रीन का इस फिक्चर में काफ़ी कमाल का रिकॉर्ड है वैसे। जब से वो विद एज ए बैट्समैन खेलना शुरू किए हैं, बैटिंग से रन थे। जब उन्होंने बॉलर के तौर पे खेला था, बॉलिंग से भी विकेट उन्होंने निकाले हुए हैं। उसके बाद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी कुछ खास नहीं रही थी, 243 और दूसरे इनिंग्स पे 195 फॉर 3, जहाँ पर कार्टरेट के साथ मार्च के रन सबको दिख जाएंगे। और आखिरी मैच यहाँ पर पूरी तरीके से झंझोर के रख दिया था। यही एक बेस्ट परफॉर्मेंस था तास्मानिया की तरफ से विद द बैट। अगर आप बात करेंगे तो 431, जहाँ पर वेड के शतक थे। वेड का इस फिक्सचर में कमाल का रिकॉर्ड है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन खेलेंगे या नहीं यहाँ पर थोड़ा बहुत डाउट तो है। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग से भी हम्बल कर दिया था इन्होंने, 67 पर पहले इनिंग्स पर और 277 पर दूसरे इनिंग्स पर। तो कहानी ये है कि तास्मानिया की बॉलिंग अच्छी रही है, रन्स उन्होंने कंसीड करे हैं, लेकिन 350 के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, जैसी बैटिंग है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, उससे आपको लगना चाहिए कि ये बहुत बड़े बड़े टोटल बनाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आखिरी मैच पे न्यू साउथ वेल्स की बॉलिंग के अगेंस्ट में भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी थी। तो ये रिकॉर्ड्स हैं, ज़रूरी नहीं ये चीज़ फिर से कल में हो। और जैसा कि आपको पता ही होगा, आखिरी जो मैच जिस ग्राउंड पे हुआ था वहाँ पर काफ़ी रन्स बने थे, तो पिच भी शायद बैट्समैनों के लिए बहुत सपोर्टिव है। तो हो सकता है ये चीज़ फिर से कल ना हो, लेकिन ये है ट्रेंड। ठीक है, कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 350 के बीच या फिर 350 से आसपास किसी स्कोर में ही उनका काम ख़त्म हुआ है। तास्मानिया की बैटिंग काफ़ी इनकॉन्सिस्टेंट रही है, या फिर मैं कहूँ वीक ही रही है, लेकिन बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करके ही उनके कुछ रिजल्ट जो पॉजिटिव आए हैं वो आए हैं। ठीक है, एक ही मैच रहा है जहाँ पर तास्मानिया ने बैटिंग से भी अच्छा करा हुआ है, नहीं तो ओवरऑल उनकी बैटिंग से बहुत खास कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बॉलिंग से 90% टाइम्स मैं कहूँगा उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करके रखा हुआ है। और वैसे तो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि तास्मानिया की भी बैटिंग कुछ अच्छी नहीं है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स भी उनको ऑल आउट करते ही रहते हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो तास्मानिया को अगर इस बंदे का कमाल का रिकॉर्ड है, जो मैंने बताया आपको, मैथ्यू वेड 93 का औसत है इनका। एकमात्र बैट्समैन है, इसके सिवाय भी कुछ कुछ इनिंग्स में कुछ कुछ बैट्समैन के नाम रहे हैं। इनमें से मैं एलेक्स डुरान का नाम शायद आपको कह सकता हूँ, जो शायद 30 के आसपास इनका औसत होगा। बाकी और कुछ बताने के लिए नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के तुलना में। 93 का औसत है मैथ्यू वेड का, 2 शतक और 2 अर्धशतक, मतलब 6 इनिंग्स में से 4 बार उन्होंने 50+ स्कोर बनाया हुआ है। लेकिन खेलेंगे या नहीं पता नहीं, पिछले 2 मैच में तो खेले नहीं थे। अभी स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है तास्मानिया ने, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो पता नहीं अभी तक। अगर स्क्वाड में होते हैं तो डेफिनेटली खेलेंगे, और नहीं तो शायद नहीं खेलेंगे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करी जाए तो क्रिस ग्रीन, शॉन मार्श, ये 2 नाम आपको दिख जाएंगे। क्रिस ग्रीन का औसत यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, और आखिरी 3 इनिंग्स जो उन्होंने खेला है एज ए बैट्समैन और विद नॉट एज ए बैट्समैन, दोनों ही बार उन्होंने रन बनाए हुए हैं। बॉलिंग में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के होकर ऑफकोर्स किसी भी मैच में आपको उनका परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है। तास्मानिया के होकर कोई परफॉर्मर यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करवा देता हूँ, तास्मानिया के पेसर्स ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आखिरी मैच मैंने यहाँ पर लिखा है, रॉजर्स थे जिन्होंने दोनों ही इनिंग्स में झंझोर के रख दिया था। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर पूरा इनिंग्स हुआ, यहाँ पर रेनबर्ड थे और भी कोई बॉलर थे। रेनबर्ड वर्सेस मार्श एक बैटल हमेशा चलता रहता था पिछले सीजनों में। मतलब रेनबर्ड अगर पूरे मैच में 1 विकेट भी ले तो वो 1 विकेट शॉन मार्श का होता था, ऐसा उनका चलता था। उसके बाद वेड ने यहाँ पर गेंदबाजी से विकेट निकाला हुआ है, तो काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं। जैक्सन बर्ड, राइली मेरेदिथ, उसके बाद फिर से जैक्सन बर्ड का नाम आपको दिख जाएगा। यहाँ पर भी जैक्सन बर्ड के साथ राइली मेरेदिथ आखिरी मैच में खेले नहीं थे, हो सकता है कल के मैच में वापसी करें।
और एक और जो बॉलर है वो है नैथन एलिस। नैथन एलिस के बारे में मैं आपको जो चीज़ कह सकता हूँ, बहुत बड़े वो विकेट टेकर नहीं है, मतलब बहुत कॉन्सिस्टेंट विकेट टेकर नहीं है, लेकिन जिस दिन विकेट लेते हैं ना, मतलब समझ लीजिए कि 2 विकेट ले लिया उन्होंने तो उसके बाद उनका खाता जो है 4-5 विकेट के आगे नहीं रुकता है। और ये चीज़ मैंने मार्च कप से भी नोटिस किया है पिछले सीजन में। ठीक है, आखिरी जो मैच उन्होंने खेला था 9 विकेट उन्होंने निकाले हुए थे। तो रिकॉर्ड्स जो हैं इनके काफ़ी सही हैं और इनके पास एबिलिटी है बंच से विकेट निकालने का। इस सीज़न में भी जो एक मैच वो खेले थे इस ग्राउंड पर, वहाँ पर उन्होंने विकेट निकाला है। विकेट में है, विकेट हमेशा ही वो निकाल रहे हैं एक दो करके, लेकिन इनके पास एबिलिटी है बंचेस में विकेट निकालने का। ना सिर्फ मैं इस सीज़न की बात कर रहा हूँ, पिछले सीज़न में भी उन्होंने ये काम करा हुआ है, डोमेस्टिक लेवल में भी उन्होंने ये काम करा हुआ है। और ओवरऑल तास्मानिया के पेसर्स ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है अगेंस्ट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करी जाए तो। रीसेंट मैचेस की बात करें तो ऑफकोर्स हमारे पास ज़्यादा मैच तो है नहीं। आखिरी जो मैच हुआ था उसके पहले एक मैच था जो तास्मानिया ने खेला था और बहुत ही बुरी तरीके से वो हार गए थे। बॉलरों ने तो 10 विकेट निकाले थे लेकिन 500 रन कंसीड करने के बाद, और बैट्समैन के तो कुछ खास थे ही नहीं। पहले इनिंग्स में तास्मानिया 250 पर निपट गई थी, जहां पर मैकडरमॉट के साथ वेबस्टर और सिडल ने रन बनाए थे। पेसर्स के ही ज़्यादा डोमिनेशन थे। क्वींसलैंड ने यहाँ पर 529 बना दिया था। बॉलरों में से एलिस के यहाँ पर 3 विकेट थे, मतलब आखिरी जो मैच उन्होंने खेला था 3 विकेट उनके खाते में रहे हैं। वेबस्टर के 2 विकेट, साथ में सिडल, बर्ड, डुलान, वेनजीत ये कुछ परफॉर्मर रहे हैं। और दूसरे इनिंग्स में आपको सिल्क, एलिस, डोरान के बैटिंग के ऊपर डिपेंड करके 220 तक पहुंची थी और पेसर्स का यहाँ पर भी था। दूसरे इनिंग में कुछ हद तक जो लेग स्पिनर थे स्वेप्सन्स है क्वींसलैंड के होकर, उन्होंने 4 विकेट निकाले हुए थे। और आखिरी जो मैच हुआ था यहाँ पर भी वही कहानी कि रन्स बहुत ज़्यादा बने हैं। मतलब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग तो रन कंसीड करती है ही, ये तो होता ही है। 443 रन 6 विकेट के नुकसान पर डिक्लेयर दे दिया था, लेकिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने भी 534 बना दिया था अगेंस्ट न्यू साउथ वेल्स की बॉलिंग, जो कि हिस्टोरिकली तो काफ़ी अच्छी थी, जो कि हमें पता था, लेकिन ऑफकोर्स उस मैच में वो चले नहीं थे। एकमात्र बॉलर शॉन अबॉट थे जिन्होंने 6 विकेट निकाले थे और बाकी ग्रीन, व्हाइटमैन इनके परफॉर्मेंस थे। और दूसरे इनिंग में सिर्फ आखिरी डे में सिर्फ 34 ओवर का मैच हुआ, जहाँ पर कुछ होना था नहीं। तो यही है चीज़ें। ग्राउंड में रन्स तो काफ़ी बनते हैं। जो टोटल 7 इनिंग्स बैटिंग हुए हैं, 7 नहीं 6 इनिंग्स बैटिंग हुए हैं, उनमें से 3 बार 450 के आसपास या उससे ज़्यादा स्कोर बन चुके हैं। मतलब आप समझ सकते हैं रन्स यहाँ पे बहुत बनते हैं। ठीक है, और बॉलरों में से बात कर ली जाए तो पेसर्स ही आपके सामने आते हैं। अभी बात यह है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, ठीक है, तो यही एक चीज़ है जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। बाकी देखिए, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन तो आपको रखने हैं और तास्मानिया के बॉलर्स को भी आपको रखना है। बाकी की टीम कॉम्बिनेशन आप कैसे बनाएंगे, इसी के ऊपर ये मैच पूरा डिपेंड करता है। देखिए, हिस्टोरिकली भी तास्मानिया की बैटिंग कुछ खास नहीं रही है। एक दो बैट्समैनों के मैंने नाम बताए हैं, उनके अलावा और लेकिन दूसरी तरफ से ये भी है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जितनी ख़राब है, किसी भी दिन किसी भी आउट ऑफ फॉर्म बैटिंग लाइनअप को फॉर्म पे ला सकते हैं। तो यही चीज़ है जो आपको कंसिडरेशन में लाना है। बाकी जो सेट है, मतलब मेरे ख्याल से 11 में से 6 या 7 प्लेयर का जो सेट होने वाला है वो लगभग कन्फर्म्ड है। लेकिन बाकी की चीज़ें आप कैसे बनाएंगे, इसी के ऊपर आपका मैच और आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। प्लेइंग 11 की बात करें तो आखिरी मैच के हिसाब से ये होना चाहिए प्लेइंग 11, जहाँ पर जॉर्डन सिल्क और एलेक्स डुलान ओपनिंग करेंगे। अभी तक जॉर्डन सिल्क का कुछ अच्छा नज़र नहीं आया है मुझे, एक अर्शतक भले ही उन्होंने बनाया हो। एलेक्स डुलान हालांकि इनके पास एबिलिटी है बड़ी पारियाँ खेलने का, पिछले सीजन में कम से कम वो खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ खास करा नहीं है। वाकिम बहुत ही टैलेंटेड यंग बैट्समैन है और एक बहुत बड़े वाले पंड बन सकते हैं आपके लिए बड़ी लीग में। रन बनाया था पिछले मैच पर, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन बनाया हुआ था, लेकिन निचले पायदान के सर्किट में इनके काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस रहे हैं और टॉप करते हैं ये लीडर बोर्ड। अगर मैं तास्मानिया के डोमेस्टिक सर्किट की बात करूं तो उसके बाद बेन मैकडरमॉट एवर रिलायबल, एवर डिपेंडेंट, और इनको आप मिस नहीं कर सकते। बहुत बड़े स्कोरर नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तुलना में, लेकिन कंसिस्टेंट स्कोरर हैं। और अगर पूरी बैटिंग लाइनअप में मैं पर्सनली अगर मैं बताऊं जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूं डोमेस्टिक सर्किट में तास्मानिया के होकर, तो वह बेन मैकडरमॉट ही हैं। उसके बाद जैक डोरान जिन्होंने पिछले मैच में शतक लगाया हुआ है, बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करवा लेते हैं। टीम पेन ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम के कैप्टन, इस टीम के भी कैप्टन, विकेट कीपिंग तो अच्छी करते हैं, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। कैचिंग के पॉइंट्स आपको दे ही देंगे, बाकी बैटिंग से जो करे वो आपके लिए बोनस।
बाउ वेस्टर जो थोड़ी बहुत बॉलिंग करवा लेते हैं, लेकिन आपको इसे एज ए बैट्समैन को कंसीडर करना चाहिए क्योंकि ऑफ स्पिन बॉलिंग करवाते हैं, शायद विकेट्स कुछ खास ना मिले यहाँ पर। उसका पेस बैटर इनकी काफ़ी अच्छे। टॉम एंड्रूज पिछले मैच में खेले थे, यहाँ पर वो रिप्लेस्ड हो सकते हैं रायली मेरेदिथ या फिर किसी और पेसर के साथ। बाकी जो पेसर्स हैं जैक्सन बर्ड, पीटर सिरिल, नेथन एलिस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले पेसर्स हैं ये, और इन सभी के पास एबिलिटी है किसी भी मैच में किसी भी इनिंग्स में बंचेस में विकेट निकालने का। ठीक है, इनमें से पीटर सिरिल तो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। नेथन एलिस ने भी आखिरी मैच में 30+ कुछ बनाया हुआ था, तो ये तो बोनस के पॉइंट तौर पे आपको और भी पॉइंट देने की क्षमता भी रखते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का अगर मुझे नहीं लगता कोई चेंज होना चाहिए, सिर्फ बॉलिंग में ही ये चेंजेस कर सकते हैं, जो भी वो करते रहते हैं। जोएल पैरिस एक ऑप्शन है आपके पास, अगर ये खेलते हैं तो इनके काफ़ी सही रिकॉर्ड्स हैं। ओनली बॉलर मैं कहूँगा जिनके ठीक ठाक रिकॉर्ड्स हैं। बैटिंग से भी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है। अगर 10 में नहीं, अगर खेलते हैं तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी सारी जनता आंख बंद करके मैट केरी के साथ जाने वाली है, और मुझे लगता है मतलब टॉस के बाद इनका सिलेक्शन परसेंटेज 90% से ऊपर होने वाला है आराम से, क्योंकि बॉलिंग से तो चलिए कुछ नहीं करे, लेकिन बैटिंग से पिछले मैच में 89 रन उन्होंने बनाए थे और काफ़ी तेज़ बनाए थे, तो यही एक चीज़ है। बाकी बॉलिंग से तो आपको पता ही है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया किसी बॉलर के ऊपर भरोसा आप नहीं कर सकते, लेकिन बैटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। एक नाम मैं कह सकता हूँ, अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूँ, कैमरन बैनक्रॉफ्ट का यहाँ पर कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। कुछ मैचों में 30-40 रन बनाया भी हुआ है उन्होंने, लेकिन इतना खास नहीं। और ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर 450-500 रन बनते हैं तो 30-40 रन कोई मैटर करेगा नहीं, इवन शायद 50 रन भी ना करे। तो ये एक चीज़ है, अगर आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी जैम होने वाला है। और जैसे मैंने बताया है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जितनी ख़राब है वो किसी भी वीकर या आउट ऑफ फॉर्म बैटिंग लाइनअप को भी फॉर्म पे ला सकती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी सैम वाइटमैन, शॉन मार्श, कैमरन, अच्छा शॉन मार्श के बारे में एक चीज़ जो बताना था मैं भूल गया। शॉन मार्श के रिकॉर्ड आपने ऊपर देखे हैं, हेड टू हेड में शायद 70 के ऊपर उनका औसत रहा है हेड टू हेड में। नहीं, आपका ना 45 का औसत है। इनमें से 3 इनिंग्स में उन्होंने 80 के ऊपर स्कोर बनाया हुआ है। ठीक है, 85, 87, 98 ऐसा कुछ स्कोर। और बाकी के जो 3 इनिंग्स रहे हैं उनमें से वो उस 3 इनिंग्स में वो 10 का आंकड़ा भी नहीं क्रॉस कर पाए हैं। और ये जो 6 इनिंग्स उन्होंने खेले हैं, 6 में से 5 बार उनको आउट करा है रेनबर्ट ने, जो शायद अभी स्क्वाड का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो रेनबर्ट के अगेंस्ट भी इनको काफ़ी दिक्कत होता था, और इसीलिए मैंने जब ऊपर आपको बताया कि रेनबर्ट अगर पूरे मैच में 1 विकेट लेते हैं अगेंस्ट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तो वो शॉन मार्श का ही विकेट होता था, लेकिन शायद वो अवेलेबल नहीं है। लेना आपको ज़रूर है, क्योंकि आपको पता नहीं कि आज कौन सा दिन है, आज 0 वाला दिन है या 90 वाला दिन है। और सबसे बड़ी बात, रेनबर्ट नहीं अवेलेबल है स्क्वाड में शायद, तो जो दिक्कत होता था जिस बॉलर के अगेंस्ट में वो तो अभी अवेलेबल नहीं है। बाकी शॉन मार्श को लेके तो चलना है। एस्टन टर्नर किसी काम पे तो आ नहीं रहे हैं, ना ही बॉलिंग से ना ही बैटिंग से। थोड़ी बहुत बॉलिंग फिर भी दी गई थी पिछले मैच पर, लेकिन बैटिंग से अभी तक तो फॉर्म पे दिख नहीं रहे हैं। जॉश इंग्लिश इनको आपको रखना पड़ेगा, मैं बताता हूँ क्यों। बैटिंग से ये खराब फॉर्म पे नहीं है बाई एनी मीन्स, 20-30 रन तो बना ही दे रहे हैं, और आपको पता नहीं है कि तास्मानिया की बॉलिंग कैसी परफॉर्मेंस करेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करा हुआ है हिस्टोरिकली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों ने अगेंस्ट तास्मानिया की बॉलिंग। तास्मानिया की बॉलिंग एज ए यूनिट काफ़ी अच्छी है, और जिस दिन ये अच्छा कर चुके हैं वहाँ पर वो बड़े बड़े टीमों को बहुत कम रन पे भी निपटा चुके हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी रहता जा है। ठीक है, और जॉश इंग्लिश आपके लिए लगभग कॉन्सिस्टेंट पॉइंट स्कोरर है। इतना तो लगभग सर्टेन है कि तास्मानिया 2 बार बैटिंग ज़रूर करेगी। ठीक है, और अगर वो 2 बार बैटिंग करते हैं तो हो सकता है जॉश इंग्लिश के पास कीपिंग से भी काफ़ी सारे पॉइंट्स कलेक्ट करने के चांसेस हों। लेकिन हाँ, ये भी चीज़ याद रखने वाली है कि यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात हो रही है, तो कुछ भी हो सकता है। तो जॉश इंग्लिश मुझे लगता है एक सेफ पॉइंट स्कोरर हो सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रहा है तो इनको लेके चलना। एस्टन अगर डिफ़ॉल्ट चॉइस होंगे आपकी टीम में, बॉलिंग से भले ही कुछ ना करें, बैटिंग अच्छी खासी करवा लेते हैं, और वैसे भी ऑलराउंडर सेक्शन में और कोई डिसेंट ऑप्शन हैगा नहीं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें अभी के लिए शॉन मार्श और एस्टन अगर सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से, और कैमरन ग्रीन का भी है, ये तीनों के ही आसपास लोग घूम रहे हैं। उसके बाद सैम वाइटमैन, कैमरन बैनक्रॉफ्ट को लोग थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हो सकता है मैं भी करूं, क्योंकि स्पेस नहीं मिलेगा मुझे इनको लेने का। और रिकॉर्ड्स के मामले में इनका थोड़ा सा हल्का तो चल रहा है। फॉर्म बाई एनी मीन ख़राब नहीं है, पिछले मैच में स्टार्ट किया था उन्होंने, लेकिन सारे बैट्समैनों को तो लेके आप चल नहीं सकते हैं, तो यही एक दिक्कत वाली बात है। उसके बाद जॉश इंग्लिश,
तास्मानिया के होकर मैकडरमॉट, वेबस्टर और वेड अगर खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। अगर नहीं खेलते हैं तो यही दोनों सेवेस्ट पिक में हैं। उसके बाद एलेक्स डुलान, जिनके पास एबिलिटी है बड़ी इनिंग्स खेलने का, अभी तक नहीं चले हैं लेकिन किसी भी दिन आपको बड़ी इनिंग्स खेल के दे सकते हैं। और क्या पता वो दिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की वीकर बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट कल ही आ जाए। उसका जैक्सन बर्ड बॉलिंग से, और उसके बाद पेन और वाकिम में से कोई एक, और नेथन एलिक्स बॉलिंग से। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने यहाँ पर इस तरह का एक टीम फॉर्म करा है, थोड़ा सा रिस्क लिया है, एक दो प्लेयर के ऊपर ही, ज़्यादा नहीं। इंग्लिश को मैंने रखा है, अगर आप चाहें तो इनके जगह पर बैनक्रॉफ्ट को रख सकते हैं। एलेक्स डुलान को रखा है, इनके पास एबिलिटी है बड़ी इनिंग्स खेलने का। सेफ अगर आप जाना चाहते हैं एलेक्स डुलान की जगह पर आप एक और जो बॉलर होंगे पीटर सिडल, आप उनको ऐड कर सकते हैं। और बैट्समैनों में से देखना है तो वाकीम आपके पास ऑप्शन है। मैंने यहाँ पर वेट को नहीं रखा है, ऑलरेडी पता नहीं है खेलेंगे या नहीं। अगर खेलते हैं तो आंख बंद करके आपके टीम में होने चाहिए अगर आप रिकॉर्ड्स के साथ जाना चाहते हो। बाकी जो चीज़ मैं हर वीडियो में कहता हूँ यहाँ पर भी वही चीज़ कहूँगा, हमको नहीं पता है कि कौन से प्लेयर किस फॉर्म पर हैं। जिन्होंने अभी तक खेला नहीं है, जिन्होंने खेला है उनके बारे में तो आइडिया है, और इसी वजह से मैंने वाइटमैन को लिया है, नहीं तो वाइटमैन की कोई रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है। बॉलिंग में से मैंने बर्ड और एलिस इन दोनों को रखा है, और साथ में केली। मुझे ज़्यादा पसंद तो नहीं है विद द बॉल, लेकिन बैटिंग क्योंकि कर सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनको लेने में। अगर आप चाहें तो केली के जगह पर या फिर डुलान के जगह पर एक और बॉलर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि तास्मानिया कहाँ से अपना बॉलिंग का स्ट्रेंथ वापस लाएगी, क्योंकि जो भी स्ट्रेंथ है इनकी टीम में वो बॉलिंग से ही है। ठीक है, इतना मैं आपको बार बार कह सकता हूँ। तो यही एक चीज़ें हैं, और आपको नहीं पता कौन सा बॉलर का बांचेस में विकेट लेगा, और तीनों ही बॉलर के पास एबिलिटी है कि वो किसी भी इनिंग्स में 4-5 विकेट निकाल लें, चाहे वो जैक्सन बर्ड हो, चाहे वो सिडल हो, या फिर एलिस हो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, रिकॉर्ड और फॉर्म दोनों को देखकर मैं कहूँगा क्रिस ग्रीन आपके लिए बेस्ट चॉइस होने चाहिए। और ऑफ कोर्स हाईली मोटिवेटेड भी होंगे वो, क्योंकि रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम में भी इनको मौका मिल चुका है। मैथ्यू वेड अगर खेलते हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए एक और ऑप्शन बन जाते हैं कैप्टनसी के लिए। और शॉन मार्स थोड़े से हिट और मिस टाइप हैं, लेकिन दो रीज़न है। एक तो जिसके अगेंस्ट में उनको खतरा होता था वो अभी अवेलेबल नहीं है, और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि हर मैच पे, वो 3 ही मैच खेले हैं मेरे ख्याल से, हर मैच पे अगर 2 इनिंग्स उनको बैटिंग मिली है ना, तो एक ना एक इनिंग्स में उन्होंने हमेशा बड़ा स्कोर खड़ा किया है। ठीक है, ऑप्शनल आपके पास वाइटमैन का भी है, लेकिन मैं वाइटमैन के ऊपर हमेशा ही शॉन मार्स को रखूंगा। इस केस में मैकडरमॉट का भी ऑप्शन आता है, लेकिन बहुत बड़े वाले प्लेयर तो नहीं नज़र आते हैं मुझे ये फर्स्ट क्लास की तुलना में। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंट स्कोरर है जिसको आपको रखना ज़रूर है। बड़ी लीग में कोशिश करना तास्मानिया के पेसर्स के साथ एक बार कैप्टन वाइस कैप्टनसी ट्राई करने की। हालांकि इस पिच पे तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बॉलर के लिए दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना, क्योंकि हेड टू हेड से हमें ये चीज़ देखने को मिल रहा है। बाकी जितने रिकॉर्ड्स थे, जो डेटा थे, उसी बेसिस पर ये सारी चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं फिर से ये चीज़ें हों, नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जो 11 प्लेयर मैंने लिया है उसके बाहर 11 प्लेयर्स चले, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बेसिस हमारे पास अवेलेबल है उसी बेसिस पर ये टीम है। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यही होगा कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाता है या फिर टॉस के बाद कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो जाता है, मैं वहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ। कोई अपडेट वगैरह आए तो वो भी यहाँ पर शेयर होते रहते हैं, तो ज्वाइन अगर आप चाहो तो हो सकते हो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।